एक संगीत निर्माता जिसने जे ज़ेड, एडली, जॉनी कैश, रेड हॉट चिल पीपर्स जैसे कलाकारों को डायरेक्ट किया। पर जब उससे पूछा गया आपका असली हुनर क्या है, तो उसने जवाब दिया, मैं बस इतना करता हूँ कि कलाकार के भीतर जो पहले से मौजूद है उसे बाहर आने में मदद करता हूँ। यहीं से रूबिन की सोच शुरू होती है। वो कहते हैं रचनात्मकता कोई पेशा नहीं, यह तो जीवन जीने का तरीका है। द क्रिएटिव एक्ट ए वे ऑफ बीइंग प्रसिद्ध संगीत निर्माता रिक रूबिन द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक और गहरी पुस्तक है। इस पुस्तक में रूबिन ने क्रिएटिविटी के बारे में अपनी अनूठी समझ और अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने क्रिएटिविटी को केवल एक कौशल नहीं बल्कि एक जीवन शैली और दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक उन सभी के लिए है जो कला, संगीत, लेखन या किसी भी प्रकार की रचनात्मकता अभिव्यक्ति से जुड़े हैं। रूबिन लिखते हैं कि रचना करना बीज बोने जैसा है। जब एक किसान मिट्टी में बीज डालता है तो उसे यह निश्चित नहीं होता कि वह बीज कभी पेड़ बनेगा या नहीं, उस पर फल आएंगे या नहीं। फिर भी किसान बीज बोता है, उसे पानी देता है, धूप मिलने देता है, क्योंकि उसका काम केवल देखभाल करना है, परिणाम तय करना नहीं। इसी तरह हमारे विचार भी होते हैं। कभी कोई ख्याल गीत में बदल जाता है, कभी वह डायरी के पन्ने तक सीमित रह जाता है, और कभी ऐसा भी होता है कि कोई बीज सालों बाद अचानक अंकुरित होता है। रूबिन का कहना है हमारा काम सिर्फ ज़मीन तैयार करना है, बाकी प्रकृति अपना काम करेगी। रूबिन किताब की शुरुआत में ही एक बड़ा मिथक तोड़ते हैं। वे कहते हैं सृजन सिर्फ कवि, लेखक, संगीतकार या चित्रकार का काम नहीं। हर इंसान अपने अपने ढंग से सृजनशील होता है। जब एक माँ बच्चे को कहानी सुनाती है, वह रचनात्मकता है। जब किसान तय करता है कि कौन सा बीज कब बोना है, वह रचनात्मकता है। जब व्यापारी ग्राहकों से जुड़ने का नया तरीका सोचता है, वह भी रचनात्मकता है। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी कोई औजार की किट नहीं बल्कि एक संवेदनशील नज़र है। यह देखने का तरीका है कि दुनिया को आप कैसे अलग ढंग से महसूस करते हैं। रूबिन की शैली लगभग आध्यात्मिक है। वे कहते हैं क्रिएटिविटी वहीं जन्म लेती है जहां हम भीतर जगह खाली करते हैं। जैन परंपरा से प्रेरित होकर वे बताते हैं कि कलाकार को पहले खुद को खाली करना पड़ता है। जब मन शांत हो जाता है तो विचार धीरे धीरे सतह पर आने लगते हैं। जैसे स्थिर झील के पानी में चांद साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में प्रेरणा साफ साफ दिखाई देती है। रूबिन मानते हैं कि प्रेरणा किसी पकड़ में आने वाली चीज़ नहीं है, यह हवा की तरह है। आप हवा को पकड़ नहीं सकते, लेकिन अपनी खिड़की खोल सकते हैं ताकि जब हवा चले तो आपको छू ले। वे बीथोवन का उदाहरण देते हैं। बीथोवन ने कहा था, संगीत मैं नहीं बनाता, वह तो पहले से ही हवा में है, बस मैं उसे सुन लेता हूँ। यानी कलाकार का काम निर्माण करना नहीं बल्कि पहले से मौजूद स्वर, शब्द और रूप को ग्रहण करना है। रूबिन कुछ सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली अभ्यास सुझाते हैं। रोज 5 पंक्तियाँ बिना सोचे समझे लिखो। प्रकृति में जाकर चुपचाप बैठो और अपने मन की धड़कन सुनो। अपने आसपास की छोटी चीज़ों पर ध्यान दो, कभी पत्ते का रंग, कभी हवा की आवाज़, कभी सूरज की रोशनी। उनका कहना है कि हमारे चारों ओर चमत्कार बिखरे पड़े हैं, लेकिन हम उन्हें देखना भूल चुके हैं। वो एक घटना सुनाते हैं। एक सुबह वे मलीबू बीच पर टहल रहे थे। सूर्योदय हो रहा था, आसमान सुनहरा हो रहा था, लेकिन उनके आसपास खड़े लोग अपने फ़ोन में व्यस्त थे। रूबिन ने सोचा, कला तब जन्म लेती है जब आप चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे पहली बार देख रहे हो। यही है परसेप्शन, यानी नई नज़र से देखना। रूबिन का मानना है कि सजगता ही कला की असली शुरुआत है। जब आप ध्यान से चाय पीते हैं तो उसकी भाप, खुशबू, स्वाद अपने आप एक कविता बन जाते हैं। जब आप पेड़ की छाया में बैठते हैं तो हवा की हल्की सरसराहट भी संगीत बन जाती है।
रूबिन अक्सर बच्चों का उदाहरण देते हैं। बच्चा दीवार पर तितली देखता है और मोहित हो जाता है। उसके लिए वह तितली पूरी दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। सच्चा कलाकार वही है जो बच्चे की तरह विस्मय से देख सके। माइक एंजेलो की कहानी याद कीजिए। उन्होंने कहा था, मैं मूर्ति नहीं बनाता, मूर्ति पहले से पत्थर में मौजूद होती है, बस मैं उसे बाहर निकाल देता हूँ। यह है कलाकार की दृष्टि। जहाँ साधारण इंसान पत्थर देखता है, वहीं कलाकार उसमें छिपी मूर्ति देख लेता है। रूबिन का संदेश साफ है। सृजन कोई विशेष अधिकार नहीं, यह हर इंसान की क्षमता है। सृजन की जमीन सजगता और शून्यता है। मन को खाली कर दो, विचार अपने आप आएंगे। प्रेरणा हवा की तरह है, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस अपने भीतर खिड़की खोलो। और सबसे ज़रूरी, दुनिया को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। यही दृष्टि साधारण को असाधारण बना देती है। यही दृष्टि जीवन को कला में बदल देती है। रूबिन मानते हैं कि मेडिटेशन केवल शांति पाने का साधन नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी का द्वार है। जब मन शोर से भरा होता है तो प्रेरणा की फुसफुसाहट सुनाई नहीं देती। जब मन शांत होता है तो सबसे हल्की आवाज़ भी कविता बन जाती है। वह इसे ट्यूनिंग द एंटीना कहते हैं। जैसे आप रेडियो की सुई घुमाकर सही फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं। वे कहते हैं कि महान कला असाधारण कल्पना से नहीं, बल्कि साधारण अनुभवों की गहराई से जन्म लेती है। वैन गॉग ने अपने कमरे और सूरजमुखियों को चित्रित किया। एमिली डिकिंसन ने अपने घर की 4 दीवारों के भीतर कविताएं लिखी, फिर भी उनका काम अमर हुआ क्योंकि उनकी धारणा अलग थी। रूबिन के अनुसार रचनात्मकता सिर्फ एक गतिविधि नहीं, बल्कि यह एक मानसिक जीवन शैली है। वे इसे नवीन दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहां मनुष्य अपने भीतर की आवाज को समझता है और उसे बाहरी दुनिया में अभिव्यक्त करता है। रूबिन के अनुसार क्रिएटिविटी सिर्फ एक गतिविधि नहीं, बल्कि एक मानसिक जीवन शैली है। वे इसे नवीन दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जहां मनुष्य अपने भीतर की आवाज को समझता है और उसे बाहरी दुनिया में अभिव्यक्त करता है। वे कुछ व्यवहारिक सुझाव देते हैं। रोज थोड़ी देर बिना किसी लक्ष्य के टहलें और देखें कि आपके सामने क्या आता है। ऑब्जेक्ट मेडिटेशन। किसी साधारण वस्तु जैसे कप, पत्ता या पत्थर को 5 मिनट तक गहराई से देखें। लिखें कि आपने उसमें क्या नया खोजा। साइलेंस प्रैक्टिस। दिन में कुछ समय पूरी चुप्पी में बिताएं ताकि आंतरिक आवाज सुनी जा सके। रूबिन बताते हैं कि रचनात्मकता कोई अचानक बिजली की तरह गिरने वाली चीज नहीं है। वह तो पहले से हमारे ओर बिखरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे देखते हैं या नहीं। सजगता और परसेप्शन हमें साधारण क्षणों को कला में बदलने की शक्ति देते हैं। रूबिन कहते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि कला के लिए पूरी आज़ादी चाहिए, पर सच्चाई ये है कि पूर्ण आज़ादी कई बार कला को बिखेर देती है। स्वतंत्रता एक भ्रम है। वह उदाहरण देते हैं कि एक गायक का, जो कहता है कि मुझे कोई नियम मत दो, मैं जैसा चाहूँगा गाऊँगा। रूबिन हंसते हुए लिखते हैं कि बिना सीमा के वो गाकर अक्सर बेसुरा हो जाता है, लेकिन जब उसे ताल, स्केल और लय की सीमाएं मिलती हैं, तभी वह मधुर बनता है। कंस्ट्रेंट्स इक्वल टू क्रिएटिविटी। रूबिन इस विचार को कई उदाहरणों से समझाते हैं। हाइकू कविता केवल 17 सिलेबल्स में लिखी जाती है, 575। यही सीमा कवि को गहराई और सटीकता लाने पर मजबूर करती है। ब्लूज संगीत 3 कोर्ड्स की सीमाओं में बंधा होता है, पर इन्हीं सीमाओं के भीतर सदाबहार संगीत पैदा हुआ। माइकल एंजेलो। संगमरमर का टुकड़ा छोटा था, लेकिन उसी सीमा के भीतर उसने डेविड जैसी महान मूर्तियां बनाई। सीमाएं दरअसल रचनात्मकता को आकार देती हैं। वे ढांचा हैं, जेल नहीं। प्रतिभा और प्रेरणा केवल आधा काम करती है, बाकी आधा काम करता है अनुशासन। बीथोवन रोज घंटों अभ्यास करता था, भले ही उसे पहले से संगीत का देवता कहा जाता। हेमिंगवे सुबह सुबह लिखता था, चाहे उसे कुछ सूझे या न सूझे। वे लिखते हैं, प्रेरणा का इंतजार मत करो,
हर दिन समय पर बैठो, प्रेरणा को पता होगा कि तुम्हें कहाँ ढूंढना है। रूबिन एक और सिद्धांत बताते हैं कि कभी कभी कला तब खिलती है जब आप उसे काट छांट से सीमित कर देते हैं। लेस इज मोर। वह जॉनी कैश के गानों का उदाहरण देते हैं। कैश की आवाज़ इतनी गहरी थी कि रूबिन ने उसके लिए भारी वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल ही हटा दिया, सिर्फ गिटार और आवाज़ रखी। परिणाम हुआ कि गाना श्रोताओं के दिल को चीर गया। यानी सीमा ने ही गाने के मर्म को उजागर किया। वे कुछ सीमाएं अपनाने के प्रयोग सुझाते हैं। किसी दिन केवल 10 शब्दों में कविता लिखो, केवल एक वाद्य यंत्र के साथ धुन बनाओ। अपने लिखे लेख से हर तीसरा वाक्य काट दो और देखो क्या बचा। रोजाना एक निश्चित समय तय करके लिखो, बजाओ, चित्र बनाओ, चाहे प्रेरणा हो या ना हो। सृजन का अंधकार में साथी है भय और आत्मसंदेह। भय से पहली मुलाकात के बारे में रूबिन लिखते हैं कि जब भी आप कुछ नया रचने बैठते हैं, डर वहीं आपका इंतजार करता है। डर कहता है ये काम बुरा निकलेगा, लोग हंसेंगे, तुम कौन हो ये करने वाले। यह डर केवल शुरुआती कलाकारों में नहीं होता। बॉब डायलन जब नया गाना लिखते थे, उन्हें भी डर होता था कि क्या ये पिछली बार जितना अच्छा होगा। पिकासो को भी लगता था कि लोग उसकी नई पेंटिंग समझेंगे या नहीं। डर हमेशा रहेगा। फ़र्क ये है कि आप उसे दुश्मन मानते हैं या अपना साथी। रूबिन एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, सेल्फ डाउट एक राक्षस नहीं बल्कि एक संकेत है। यानी अगर आपको संदेह हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप सीमाओं से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हर बार आपको लगता है कि सब आसान है तो शायद आप बस दोहरा रहे हैं, नया नहीं बना रहे। भय वही ऊर्जा है जो आपको सजग बनाती है। जैसे मंच पर जाने से पहले अभिनेता को घबराहट होती है, वही घबराहट उसे जिंदा बना देती है। हेमिंगवे ने कहा था, द ओनली थिंग यू कैन ट्रस्ट इज द लिटिल वॉइस दैट सेज यू कैन डू इट, देन यू मस्ट प्रूव इट रॉन्ग। जॉनी कैश स्टेज पर जाने से पहले कांपते थे, पर उसी कांप में उनकी आवाज़ की गहराई थी। और रूबिन मानते हैं कि जब आप अपनी नाकामी, डर और असुरक्षा दिखाने की हिम्मत करते हैं, तब असली कला जन्म लेती है। वल्नरेबिलिटी इज इक्वल टू असली कला। उन्होंने एडली का उदाहरण दिया। उसका गाना समवन लाइक यू दुनिया भर में गूंजा क्योंकि उसमें उसकी निजी टूटन और नमी साफ झलकती थी। यानी लोग परफेक्ट नहीं, सच्चाई से जुड़ते हैं। वे साधारण लेकिन गहरे प्रयोग बताते हैं। राइट योर फियर्स। एक कागज पर लिखो, मुझे डर है कि मेरा काम क्यों असफल हो सकता है। लिखकर उसे जोर से पढ़ो, डर आधा हो जाएगा। फेल ऑन पर्पस। एक दिन जानबूझकर ऐसा काम बनाओ जो अधूरा हो या गलत लगे। यह आपको असफलता के डर से मुक्त करेगा। शेयर अर्ली। अपनी प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करो। प्रतिक्रिया से भय का दबाव घटेगा। क्रिएटिव होना केवल गाना लिखने, पेंटिंग बनाने या फिल्म शूट करने तक सीमित नहीं है। असल में क्रिएटिव होना जीवन को जीने की एक दृष्टि है। हर क्षण, हर चुनाव, हर अनुभव में क्रिएटिविटी छिपी हुई है। सुबह उठकर आप किस तरह कॉफ़ी बनाते हैं, उसमें भी कला है। किसी दोस्त को दिलासा देते समय आप जो शब्द चुनते हैं, वह भी क्रिएटिविटी है। अपने कमरे को सजाने का अंदाज या अपने बच्चे के साथ खेलते हुए उन्हें नई चीज़ें सिखाने का तरीका, ये सब भी क्रिएटिविटी के रूप हैं। असल में जीवन स्वयं एक निरंतर चलता हुआ क्रिएटिव एक्ट है। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे गहरी क्रिएटिविटी साधारण क्षणों में मिलती है। एक किसान जब खेत जोतता है, वह केवल अनाज पैदा नहीं कर रहा, वह धरती से संवाद कर रहा है। यही उसकी कला है। एक अध्यापक जब बच्चों की आंखों में उत्सुकता जगाता है, तो वो किसी महान कलाकार से कम नहीं। एक साधारण बातचीत अगर पूरे मन और दिल से की जाए, तो वह जीवन की सबसे बड़ी क्रिएटिविटी बन सकती है। क्रिएटिविटी का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया को बदलने के लिए कोई विशालकाय काम करें। इसका असली मतलब है आप छोटे छोटे पलों को कितनी गहराई और संवेदनशीलता से जीते हैं। रूबिन अपनी सोच को आध्यात्मिक स्तर तक ले जाते हैं। वे कहते हैं कि कलाकार और साधक में कोई अंतर नहीं होता।
दोनों ही शून्यता को जगह देते हैं, दोनों ही सत्य की खोज करते हैं और जब उन्हें यह सत्य मिलता है तो वे उसे दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। इसलिए सृजन केवल पेशा नहीं बल्कि साधना है। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें कलाकार खुद को खाली करता है ताकि सत्य का स्वरूप उसमें प्रकट हो सके। रूबिन का मानना है कि सबसे बड़ा रचनात्मक कार्य है खुद को बदलते रहना और खुले रहना। यदि आप यह सोच लें कि आप सब कुछ जान गए हैं तो क्रिएटिविटी उसी क्षण मर जाती है। लेकिन अगर आप हर दिन को नई नज़र से देखें, हर अनुभव को नए अवतार की तरह स्वीकारें, तो जीवन एक बहती हुई रचना बन जाता है। वे लाओ त्ज़ू का उदाहरण याद दिलाते हैं, एक महान कलाकार बनने से पहले महान इंसान बनो। यानी इंसानियत, संवेदनशीलता और खुलापन ही रचनात्मकता की असली नींव है। यह किताब केवल कलाकारों के लिए कैसे रचे की गाइड नहीं है, यह हर इंसान के लिए दिशा है कि कैसे जिएं ताकि जीवन खुद एक महान कला बन जाए। जब कोई डॉक्टर मरीज से मुस्कुराकर मिलता है तो उसे भरोसा देता है, ये भी एक क्रिएटिविटी है। जब कोई नेता लोगों की समस्याएं समझकर नई नीतियां बनाता है, यह भी कला ही है। जब कोई साधारण इंसान दूसरे के प्रति दया करुणा दिखाता है, तो यह भी जीवन का सबसे रचनात्मक रूप है। रिक रूबिन दुनिया के सबसे प्रभावशाली संगीत निर्माताओं में से एक हैं। उन्होंने हिप हॉप, रॉक, मेटल, कंट्री और पॉप लगभग हर शैली के महान कलाकारों के साथ काम किया। उन्होंने डेफ जैम रिकॉर्डिंग की स्थापना की, जो हिप हॉप के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण लेबल माना जाता है। उनके साथ काम करने वाले कलाकारों की सूची अपने आप में एक इतिहास है। बेस्टिंग बॉयज़, रन डीएमसी, एलएल कूल, जे, रेड हॉट चिली पेपर्स, मेटालिका, जॉनी कैश, एडली, कैने वेस्ट, जे-ज़ेड और कई अन्य नाम भी इसमें शामिल हैं। रूबिन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे तकनीकी निर्माता कम और सुनने वाले साधक ज़्यादा हैं। वे कलाकारों को उनकी अपनी गहराई से जोड़ते हैं। कई कलाकार कहते हैं रूबिन स्टूडियो में कम बोलते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी ही हमें हमारी आत्मा से जोड़ देती है। उनकी यही शैली क्रिएटिविटी का सार है, दूसरों को उनकी अपनी आंतरिक आवाज़ तक पहुंचाना। रूबिन स्पष्ट करते हैं कि क्रिएटिविटी केवल कला तक सीमित नहीं, यह लेखन, फिल्म, व्यवसाय, शिक्षा, यहाँ तक कि रिश्तों में भी उतनी ही ज़रूरी है। जब हम नए दृष्टिकोण, नए प्रयोग, नए विचारों के साथ किसी भी काम को करते हैं, वही असली क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी जन्मजात गुण नहीं है, यह एक अभ्यास है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। रूबिन क्रिएटिव लोगों को सिखाते हैं कि असली कला तभी निकलती है जब आप अपने अहंकार और आत्मसंदेह से मुक्त होकर भीतर की आवाज़ सुनते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि क्रिएटिविटी कुछ बड़ा करने का नाम है, लेकिन असल में ये एक प्राकृतिक प्रवाह है जो सही परिस्थितियों में अपने आप घटित होती है। रूबिन मानते हैं कि मेडिटेशन और प्रकृति क्रिएटिविटी को जन्म देने वाले सबसे बड़े स्रोत हैं। जब आप प्रकृति में बैठते हैं, हवा की आवाज़ें सुनते हैं या सूरज की किरणों को महसूस करते हैं, तो आपके भीतर का शोर शांत हो जाता है और यही शांति रचनात्मक विचारों को जन्म देती है। वे कहते हैं प्रेरणा हमेशा हवा में तैर रही होती है, बस आपको अपनी खिड़की खोलनी है। रिक रूबिन की किताब द क्रिएटिव एक्ट ए वे ऑफ बीइंग हमें सिखाती है कि रचनात्मकता कोई कौशल नहीं बल्कि जीवन जीने की दृष्टि है। यह कोई कार्य नहीं बल्कि एक अस्तित्व है। जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम उसे एक लगातार बहती हुई रचना की तरह देखें। उनका संदेश है, हर इंसान कलाकार होता है। जीवन को खुला और बदलता हुआ देखो, अहंकार छोड़ो, भीतर की आवाज़ सुनो और सबसे ज़रूरी, हर क्षण को नए की तरह जियो। यही दृष्टि साधारण को असाधारण बना देती है। यही दृष्टि जीवन को कला में बदल देती है। द क्रिएटिव एक्ट ए वे ऑफ बीइंग रचनात्मकता को एक जीवन की दृष्टि के रूप में प्रस्तुत करती है, न कि केवल एक कौशल और गतिविधि के रूप में। रूबिन का संदेश है कि रचनात्मकता एक प्राकृतिक प्रवाह है
जिसे हम अवसरों और अनुकूल परिस्थितियों में ढूंढ सकते हैं। ये पुस्तक कला, संगीत, लेखन और व्यक्तिगत विकास में रुचि रखने वालों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। उम्मीद करते हैं ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही दूसरी ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बुकबाज और मैं हूं आर्यन।